नमस्कार, एडिसा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ चुके थे हम लोग कोशिका के बारे में। ठीक है, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो देखिए, अब पाचन तंत्र पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। इस तरीके से हम लोग पूरी बायोलॉजी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग भोजन के पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हम लोग करते हैं कि भोजन का पाचन तंत्र। तो देखिए, अगर जब हम लोग भोजन के पाचन तंत्र की बात करते हैं कि हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझना पड़ता है कि ये भोजन है क्या। तो भोजन के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम लोग भोजन के बारे में बात करें तो हमारे शरीर को भोजन के माध्यम से 7 पदार्थों की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग भोजन की बात करें तो इसमें 7 चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा? पहला आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होगा वसा, तीसरा होगा प्रोटीन, तीसरा विटामिन लिख लो, विटामिन, चौथा लिख लो प्रोटीन, खनिज लवण, उसके बाद लिख लो जल, उसके बाद लिख लो रेशेदार पदार्थ। तो देखिए, भोजन के पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कितने प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, कि हम लोग इन्हीं का तो पाचन करेंगे। तो ये सबसे पहले भोजन आप समझें कि देखिए, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, वसा की भी जरूरत पड़ती है, और विटामिन की जरूरत, और प्रोटीन की जरूरत, और खनिज लवण की, और जल की जरूरत, और रेशेदार पदार्थ। ये आपके 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इन 7 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क है, वसा का क्या वर्क है, विटामिन का क्या वर्क है, और प्रोटीन का क्या वर्क है, और खनिज लवण का क्या वर्क है, और जल का क्या वर्क है, और रेशेदार पदार्थ का क्या वर्क है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर को केवल और केवल क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा कि कहने का मतलब, आप जो भी खा रहे हैं, कि आपकी जो दिनचर्या है, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को करने के लिए वो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। आपको कोई भी काम है ना, तो आप उसको करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर का केवल विकास हो सकता है? तो नहीं। अगर आप जितना खा रहे हैं और उतना ही वर्क कर रहे हैं, जितना आप खाएंगे और उसी एनर्जी के बराबर आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो देखिए, इसी के साथ साथ हमें वसा की भी जरूरत होती है। देखिए, क्योंकि हमारे शरीर के जो अंदरूनी भाग होते हैं, अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं? नाजुक होते हैं, और उन्हें क्या करना पड़ता है? रक्षा प्रदान करने के लिए हमारी क्या होती है? बाहर की त्वचा को मोटा करना होता है, और मोटा होने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वसा की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर शरीर में फैट होना चाहिए जरूरी, कि हमारे के अंदर के अंगों को, अगर आप कहीं गिर जाते हैं, अगर आप बहुत पतले होते हैं तो आपको ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन आप थोड़े मोटे ताजे हैं तो आपको कम चोट लगती है। तो क्या करता है? वसा एक शरीर में क्या कर देता है? आपके अंगों को मजबूती प्रदान कर देता है। तो देखिए, इससे भी ऊर्जा मिलती है, और क्या हमारा वसा भी हमें ऊर्जा देता है। ये दो चीजें हमारे क्या हैं? ऊर्जा का स्रोत है।
ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग विटामिन और प्रोटीन को देखें तो ये हमें क्या ऊर्जा नहीं देते, ठीक है ना। तो वसा हम लोग किस किस रूप में लेते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेनी है तो हमें रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, और हमें चावल हम लोग खाते हैं इससे मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, रोटी हो गई, चावल हो गए और अन्य पदार्थ हो गए, तो मुख्य रूप से। तो देखिए अगर वसा अगर हम लोग देखें तो वसा क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि घी हो गया, घी हम लोग खाते हैं, या कोई डालडा के रूप में खाता है, सरसों के तेल के रूप में खाता है, हर चीज़ जो हमारा अलग अलग प्रकार के तेल आते हैं तो यही तो वसा है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के फैट में क्या होता है सहायक होता है। फिर हम लोग देखते हैं अगर विटामिन, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो विटामिन हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक होता है कि जो हमारे शरीर में अलग अलग अंगों, जैसे जब हमारे शरीर में क्या होता है श्वसन होता है, तो ऑक्सीकरण जब होता है किसका, ग्लूकोज का, तो उसी प्रकार जैसे जो बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटने कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो देखिए ये उपापचय में सहायक होता है। जब उपापचय में सहायक होगा, हमारे अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, कि जिसमें कोई भी चीज़ की, जैसे हमारे आँख है, इस मेटाबॉलिज्म में आँख, विटामिन ए की कमी अगर पड़ गई तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये इसी मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, लेकिन इससे हमारे क्या होती है एनर्जी हमें नहीं मिलती। देखिए अगर आप ज़्यादा विटामिन खा लो तो ये आपके शरीर में स्टोर नहीं होती, ये क्या होता है उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है बाहर निकल जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन खा लें तो ये आपसे शरीर से बाहर, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, जितना हमें आवश्यक होती है सिर्फ विटामिन हमारे शरीर में उतनी ही आवश्यक होगी, अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो ये बाहर हो जाएगी। अब देखिए कि इस प्रोटीन का क्या वर्क होता है हमारे शरीर में, तो देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है, कि जिससे हमारे शरीर का क्या होता है विकास होता है। आप हम लोग कोई भी चीज़ आप देख लें कि अगर आपको चोट लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके चोट लग जाए, तो क्या हो जाता है कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है आपके शरीर में। तो देखिए प्रोटीन करता क्या है आपके शरीर के निर्माण में, जो आपकी कोशिका होती है उस कोशिका को क्या करता है, उसकी कोशिका का मरम्मत भी करता है, और कोशिका का क्या करता है अलग नई नई कोशिका बनाता है, कोशिका के विभाजन होता है, तो कोशिका नई कोशिका का निर्माण भी कौन करता है। तो देखिए निर्माण मैंने बताया था कि जब आपने कोशिका पढ़ी उसके अंदर क्या होता था आरएनए, यही तो था आरएनए, और मैंने पढ़ा था डीएनए, ये क्या है न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, ये भी प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन। अब देखिए जब प्रोटीन रहेंगे ये भी प्रोटीन है, तो इसी से क्या होगा, जो पुरानी सेल्स होंगी जो डैमेज होंगी उसको रिपेयर कौन करेगा, आरएनए रिपेयर करेगा, और नई सेल जो बनेगी तो उन्हें केंद्रक ही तो बनाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारी नई कोशिकाओं का भी क्या होता है निर्माण होता है। अब देखिए ये हो गई हमारी प्रोटीन, ठीक। अब हम लोग अगर खनिज लवण देखें तो खनिज लवण की हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता होती है, तो खनिज लवण जो होता है हमारे शरीर में जो मांसपेशियों का संकुचन होता है या उनका क्या होता है फैलाव होता है, उसमें ये सहायक होते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, NaCl लेते हैं, नमक लेते हैं कि नहीं, तो हमारे जो मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव में ये खनिज लवण बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले लें, जो हमारा हृदय होता है, अब हृदय हमारा क्या करता है संकुचित भी होता है और क्या करता है फैलता भी है। जब वो संकुचित होता है तो हमारे ब्लड को क्या करता है पंप करता है, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में क्या करता है फैला देता है। तो देखिए जब शरीर में पूरे अंग में फैला देता है तो ये क्या होता है, इसका जो प्रेशर अगर देखते हैं तो 120 mm जब भी क्या करता है प्रेस करता है, संकुचित होता है। अगर इसकी मात्रा अगर 120 से कभी कभी बढ़ जाती है, जैसे 120 से क्या होगा ये एबव होगा, तो ये प्रेशर पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैलाएगा। तो आपको क्या वो होने लगता है, आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं हाइपरटेंशन। और आपका जैसे मन मचलने लगेगा, आपको
घबराहट होने लगेगी, तो क्या होता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे अंदर किसकी, किसी खनिज लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, नमक की। तो इसीलिए तो डॉक्टर क्या कहता है कि नमक कम खाओ जब आपका हाई प्रेशर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो देखिए, और जो हमारा क्या होता है कि जब वो क्या कहता है संकुचन के बाद क्या होता है, उसका फैलाव होता है, पहले संकुचित हुआ फिर फैलाव हुआ, तो कितना होता है 80 mm। ठीक है ना, जो हम लोग जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो आप टेलीस्कोप से जो डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी नब्स देखता है, नब्स से नापता है ना, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देखा कि कहीं भैया कहीं ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर तो नहीं है, या इस 180 से नीचे तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदार होती है, ये खनिज लवण सारी चीजों के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए उसके बाद हमारे शरीर में जल की इतनी आवश्यकता होती है कि आपके भोजन के पाचन से लेके हर चीज के लिए क्या उसमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। अब देखिए रेशेदार पदार्थ, उसके बाद हमारे शरीर में आते हैं क्या रेशेदार पदार्थों की बारे में। तो देखिए ये रेशेदार पदार्थ बहुत आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को फाइबर की भी जरूरत होती है। आप जब पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो रक्त का थक्का बनता है ना, तो फाइब्रोनोजन की वजह से बनता है, और थ्रोम्बिन, ये दोनों आपस में क्रिया कर बैठते हैं, और विटामिन के आता है उसको क्या कर देता है, इसकी सहायता से ये रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये रेशेदार पदार्थ जब इससे आप खाएंगे तो फाइब्रोनोजन आपके शरीर में ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना, तो इसी में अगर आप लोग का क्या खाना होता है सबसे ज़्यादा, तो आप देखेंगे तो आप कटहल खाएं या आप भिंडी खाएं। ठीक है ना, ये आपके शरीर में बहुत आवश्यक होती है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एक बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट होता है कि एक आपका क्या होता है, एक संतुलित आहार होता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, संतुलित आहार। संतुलित आहार जो हमें क्या होता है दैनिक जीवन में खाना होता है, कि इसकी आवश्यकता, आप भले ही कम खाओ लेकिन क्या ये सातों चीज खाओ, सातों चीज, ये हमारा क्या होगा बैलेंस डाइट। अब देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे जहाँ कुपोषण होता है, जो कुपोषण के शिकार कौन होते हैं, कि जैसे जो कार्बोहाइड्रेट, तो देखो अगर सबको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, देखो पेट तो सभी भर लेते हैं, पेट भरने की बात होती है तो सभी पेट भर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट सबको मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि किसी को वसा नहीं मिल पाता, या भी दो चीज सबसे ज्यादा आवश्यक होती है जो कुपोषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है इंसान कुपोषित हो जाता है इस विटामिन और प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अगर देखें तो क्या होती है, दाल। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, बैलेंस डाइट। जैसे अगर तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमने सबसे पहले भोजन देखा, तो इसके बाद अगर हम लोग इन सब के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, वसा के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विटामिन और प्रोटीन और खनिज लवण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अभी तो हमने सिर्फ भोजन के बारे में बताया है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में हम लोग कोई भी चीजें पीछे से नहीं छोड़ते हुए, हम संग संग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से। तो मुख में सबसे पहले किसका काम होता है, दांत का। फिर दांत के बाद किसका काम होता है, जीभ का। फिर हमारे उसके बाद ग्रास नली, फिर ग्रास नली के बाद कहाँ भोजन जाता है, अमाशय में। ठीक है ना, अमाशय के बाद फिर कहाँ जाता है, कि अमाशय में क्या क्या होता है, फिर ग्रहणी के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, वो छोटी आंत में। फिर छोटी के आंत के बाद कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। तो इन सब को हम लोग एक एक साथ पढ़ते पढ़ते इन सारे अंगों को डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो भोजन जब मुंह में होगा तो मुंह से हम लोग सबसे पहले दांत से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र में कवर करेंगे दांतों के बारे में। ठीक है ना, तो दांत, तो देखिए अगर हम प्रकृति में
प्रकृति में उपस्थिति के आधार पर देखें तो दांत 3 प्रकार के होते हैं। पूरे हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो देखिए 3 प्रकार के दांत होते हैं प्रकृति में उपस्थित है। एक दंतीय, एक दंतीय, एक दंतीय दांत। दूसरा होता है द्विदंतीय दांत। उसके बाद तीसरा होता है विषम दंतीय दांत। तो देखिए ये प्रकृति में उपस्थिति के आधार पे है, उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। अब ये देखिए एक दंतीय दांत, द्विदंतीय दांत और विषम दंतीय दांत। तो देखिए हमारी प्रकृति में क्या सिर्फ मनुष्य ही है और अन्य जीव भी तो हैं। अगर उन अन्य जीवों के आधार पर हम इसीलिए हम पूरी प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक दंतीय दांत होते हैं, है ना, जो एक दंतीय दांत होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीव जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत आते होंगे, ठीक है ना। तो एक ही बार दांत सिर्फ किसके आते हैं पूरे उनके जीवन काल में। दोबारा दांत अगर एक बार आ गए, अगर टूट गए तो फिर उनके दोबारा दांत नहीं आएंगे। तो वही कौन से दांत कहलाते हैं? एक दंतीय दांत, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोफायोडोंट, ठीक है ना। तो यही होते हैं क्या, जिसका संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आए। तो उसमें एग्जाम्पल तौर पे कौन कौन आते हैं? तो आपके जो जानवर होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सारे क्या होते हैं कि जो आपके सारे जंतु हैं वो क्या सिर्फ एक बार उनके जीवन काल में एक बार दांत आएंगे। तो देखिए उसके बाद आते हैं द्विदंतीय दांत। अब द्विदंतीय दांत ऐसे जीव जिनके संपूर्ण जीवन काल में एक से अधिक बार, कहने का मतलब 1 से 2 बार, सिर्फ जीवन काल में क्या 2 बार दांत आए, ठीक है ना। तो 2 बार दांत आए उनके जीवन काल में, तो इनके 2 दांत 2 प्रकार के दांत होंगे, एक होंगे अस्थायी, एक होंगे स्थायी, ठीक है ना। तो इस अस्थायी दांत को क्या बोलते हैं? दूध के दांत, ठीक है ना। तो द्विदंती दांत जिसके संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत आए वो कहते हैं क्या? द्विदंतीय दांत। एक होते हैं स्थायी, अस्थायी, एक होता है स्थायी, और अस्थायी को क्या कहते हैं? दूध के दांत। तो देखिए ये किस में पाए जाते हैं? ये हमारे मनुष्य में पाए जाते हैं, होता है कि नहीं। जब बचपन में आते हैं क्या हमारे दूध के दांत, फिर उसके बाद क्या हो जाता है हमारे स्थायी दांत आ जाते हैं। और देखिए ये विषम दंतीय दांत है ना, जिसके जीवन काल में कुछ जीवों के क्या जीवन काल में कभी कभी क्या 1, 2 और 2 से अधिक बार भी दांत आ जाते हैं, है ना। 1 या 1 से अधिक बार भी दांत आते हैं। कभी कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति के दांतों के बगल बगल से भी दांत निकलने लगते हैं, होता है कि नहीं। आपके दूसरी बार भी दांत निकल गया है, लेकिन एक तीसरी बार भी दांत निकलने लगता है कि भैया साइड साइड से निकलने लगते हैं। तो वही होता है क्या? विषम दंतीय दांत। तो क्या कहते हैं? जिनके जीवन काल में 2 या 2 से अधिक बार दांत आए वही होता है क्या? विषम दंतीय दांत, ठीक है।